हेलो एवरीवन। तो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी का 4 चैप्टर, जो कि आपका औद्योगिक विकास की रणनीति। और ये जो चैप्टर बेसिकली हमारी जो इसकी डेट है वो 1947 से 1990 की 90 तक की है। तो इस दौरान की घटना के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूँ, ये जो चैप्टर होगा इसके बेसिकली 2 पार्ट होंगे, मीन्स कि आपके इसकी 2 वीडियो आएंगी। तो आज हमारी जो फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता देता कि जो इससे पहले हमने जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था वो बेसिकली हमारा कृषि क्षेत्र को लेकर था। ठीक है, तो ये हमारा ये भी एक ऐसा चैप्टर जो इसमें एक पार्टिकुलर टॉपिक की बात की गई, वो बेसिकली हमारा क्या औद्योगिक क्षेत्र मीन्स इंडस्ट्री एरिया। और ये चैप्टर बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके 6 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है औद्योगिक क्षेत्र के महत्व को समझाइए। तो सिंपल सा यही एज इट इज क्वेश्चन आपका 3rd चैप्टर में था, वहाँ पर कृषि क्षेत्र के महत्व को था, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के महत्व को। मतलब सिंपल से ये कि हमारा जो इंडस्ट्री एरिया उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वह फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आंसर आपका किसी भी देश के विकास एवं समृद्धि के लिए उद्योग क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब वो भूमिका देखते क्या क्या। पहला, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होता है कि हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक समृद्धि के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि आर्थिक समृद्धि का सूचक है। तो जैसे कि आपके लिए एक सिंपल से यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपको जीडीपी क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं। तो सिंपल से कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक समृद्धि के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि आर्थिक समृद्धि का सूचक है, जो अर्थव्यवस्था में रचनात्मक बदलाव लाता है। आर्थिक समृद्धि के कारण उपभोक्ता की आय में निरंतर वृद्धि होती है, जिससे वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग करता है। तो सिंपल सा ये पॉइंट है कि अगर हमारी जीडीपी बढ़ेगी और वो अगर जीडीपी में तीव्र गति से वृद्धि होती है तो आर्थिक समृद्धि का सूचक है। आपको पता है कि जब जीडीपी बढ़ेगी आर्थिक समृद्धि होगी। तो आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है कि व्यक्ति का भी व्यक्तिगत विकास होगा। व्यक्तिगत विकास का मतलब क्या है, वहाँ पर उसकी जो इनकम होगी, व्यक्तिगत आय होगी, उसमें भी वृद्धि होगी, और जिस कारण क्या होगा कि वो अपनी मांग को पूरा करने के लिए या अपनी जो आवश्यकता की चीज़ों की वो डिमांड करना शुरू कर देगा। दूसरा इसका महत्व है रोजगार का स्रोत। तो जैसा कि आप भी जानते हो जो इंडस्ट्री एरिया होते हैं बेसिकली हमें क्या रोजगार देते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि देश की निरंतर बढ़ रही जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्र की ओर हस्तांतरित होती है। ठीक है, क्योंकि सिंपल से पता है कि आपको कि जो हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र है वो जब हमें पता है कि जनसंख्या हमारी ज़्यादा बढ़ रही है तो लोगों को रोज़गार भी चाहिए, तो वो धीरे धीरे वो किस ओर बढ़ रहे हैं, वो इंडस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, अर्थात संभव के लिए रोजगार के स्रोत के रूप में शामिल हो जाती है। मतलब कि लोग क्या होते हैं कि काम धंधे के लिए जो इंडस्ट्री एरिया होता है वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें काम धंधा मिल जाता है। तो दूसरा आपका ये था कि रोजगार उपलब्ध कराना। और तीसरा आपका है कृषि के यांत्रिक संसाधनों का स्रोत। ये बेसिकली बहुत ही सरल पॉइंट है कि कृषि की यांत्रिक संसाधनों का स्रोत। थोड़ा इकोनॉमिक्स लैंग्वेज है तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स होता है वो बाकी सब्जेक्ट की तुलना में उसकी अपनी एक खुद की लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो कृषि के यांत्रिक संसाधनों का स्रोत, इसका मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री एरिया होते हैं तो वहाँ पर जो मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर होगा, थ्रेसिंग मशीन, वो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ठीक है, और वो फिर वहाँ से निकल कर कहाँ पर जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सिंपल सा पॉइंट वही आपका। ठीक है, भारतीय कृषि क्षेत्र में उद्योग एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मतलब कि जो इंडस्ट्री सेक्टर होता है वो कहीं न कहीं जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से भी कहीं न कहीं एक तरह से जुड़ा होता है, क्योंकि मशीन जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर तथा हार्वेस्टिंग का प्रयोग उद्योग का विकास एवं समृद्धि के कारण संभव हुआ है। अगर हमारी इंडस्ट्री नहीं होती है तो शायद इनका भी विकास संभव नहीं होता है। यांत्रिकरण के कारण कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि होती है, जो भारत के प्राप्त खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाता है। सिंपल सा आंसर है। और नेक्स्ट इसका जो महत्व है सभ्यता का विकास। अब देखो सिंपल सा कि अगर आज के समय में होता है क्या कि अगर इंडस्ट्री मिले, काम धंधे लोगों को मिल रहे, ठीक है, उन्हें वहाँ पर टेक्नोलॉजी मिल रही है, ठीक है, तो होता है कि जो हमारे
सभ्यता होती है, जो कल्चर होता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो शहरीकरण ने सभ्यता के विकास को जन्म दिया है, जिससे कि लोग अपने जीवन की गुणवत्ता के लिए सजग हो गए हैं। उपभोक्ता अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अधिक परिश्रम करते हैं। इसके अनुसार वे अपने शिक्षा के उच्च स्तरों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। अतः इससे सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। सिंपल से। और आपका नेक्स्ट है आधारिक संरचना का विकास। ये आधारिक संरचना का मतलब देखो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इसे कहते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं रफली, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो आपकी वीडियो होंगी उसमें इस पे जो आधारिक संरचना, इस पे एक पार्टिकुलर चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। तो आधारिक संरचना बेसिकली आपकी दो प्रकार की होती है, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है। आर्थिक में आपका जैसे कि आ जाएगा बैंकिंग आ जाएगा, ठीक है, यातायात आएगा, संचार आ जाएगा, ठीक है, आपकी सड़क आ जाएगी। तो ये सारी आपके किसमें, आपके आर्थिक आधारिक में। और दूसरा बेसिकली आपका जो होता है सामाजिक आधारिक संरचना, वो आपके उसमें स्वास्थ्य हो जाएगा और शिक्षा आता है, ठीक है। तो औद्योगिकरण के कारण अर्थव्यवस्था में आधारिक संरचना का विकास होता है, जिससे कि देश के विभिन्न भागों में उद्योगों का विस्तार हुआ है। उद्योगों का विस्तार होने से यातायात एवं संचार के साधनों, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि के रूप में आधारिक संरचना की सुविधाओं का विस्तार। वो देखो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अतः वास्तव में औद्योगिक विकास और आधारिक संरचना का एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिंपल सा है कि जो औद्योगिक विकास, अगर आपका उद्योगों का विकास होगा तो आधारिक संरचना सुधरेगी ऑटोमेटिक। तो ये दूसरे कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब पूरक, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझना क्या है। तो सन 1956 में औद्योगिक नीति की विशेषता बताइए। तो ये हमारा जो बेसिकली जो क्वेश्चन है, जब हम स्वतंत्र हुए थे 1947 में, उसके बाद एक नीति बनाई गई थी। वो नीति एक सेक्टर के लिए थी, और सेक्टर था आपका इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। तो वहाँ पर एक औद्योगिक नीति बनाई गई थी, जो हमारे नियोजक थे, नियोजन को चला रहे थे, जो हैंडल कर रहे थे, उनके द्वारा एक नीति बनाई गई थी 1956 में, औद्योगिक नीति। तो इसकी क्या खासियत थी, फिर उस नीति में किन किन चीज़ों को मेंशन किया गया था, या फिर उन चीज़ों को उस नीति में किन किन बातों को दर्शाया गया था, वो देखना है हमें, ठीक है। तो सन 1956 में औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं थी। अब विशेषता देखते क्या है। उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण। पहले इसकी विशेषता है जो इस 1956 में बनाई गई थी औद्योगिक नीति। पहले इसकी विशेषता उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण। मतलब जो उस समय 1956 के दौरान जो उद्योग थे, तो वहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था कि जो उसको 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो पहला जो सेक्टर है, वे उद्योग जिनकी स्थापना तथा विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के रूप में किया जाएगा। मतलब सिंपल सा देखो आंसर है कि पहला क्या था कि जो उद्योगों का वर्गीकरण 3 में किया गया था। तो पहला क्या था कि वो सारे उद्योग जिसकी स्थापना और विकास केवल कौन करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट, सिंपल सा है। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा है वे उद्योग जिनकी स्थापना तथा विकास जो है निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपके निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट था आपका, यह वह उद्योग जिनकी स्थापना तथा विकास सिर्फ निजी क्षेत्रों द्वारा किया गया है। अतः 1956 की औद्योगिक नीति ने स्पष्ट कर दिया था कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी। सिंपल से। तो ये बेसिकली आपकी 3 विशेषताएं इसमें शामिल है। और आपका अगली जो विशेषता इसकी, तो पहला पॉइंट था उद्योगों को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया था, तो उसके 3 पॉइंट थे। अब दूसरी विशेषता औद्योगिक लाइसेंसिंग। औद्योगिक लाइसेंसिंग मतलब ये थोड़ी सी प्रक्रिया उस समय काफ़ी जटिल रही थी, ठीक है। निजी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया गया, जिससे कि एक नए उद्यम को स्थापित करने के लिए न केवल लाइसेंस लेना जरूरी था, बल्कि अपने उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक था। अतः यह उद्देश्य सामाजिक कल्याण के हित में रखा गया था। तो वहाँ पर जो 1956 में जो नीति बनाई गई थी, उसकी एक विशेषता ये थी कि वहाँ पर जो लाइसेंसिंग जो प्रोसेस था वो काफ़ी जटिल थे। सिंपल सा आप ही सोचो कि अगर कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए, ठीक है, आपको एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, अब आपको पॉलिसी आ गई कि अगर आप इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर इसके अलावा ये भी था कि अगर आप अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये नीति कहीं ना कहीं हमारे लिए
वहाँ पर काफ़ी नकारात्मक रूप से साबित हुई थी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें लोग पसंद नहीं करते, जो एंटरप्रेन्योर लोग थे उन्हें ये नीति पसंद नहीं आई। ठीक है। और इसकी जो लास्ट इसकी जो विशेषता है, औद्योगिक रियायतें। हाँ, रियायतें का मतलब आपका सिंपल होता है छूट, सब्सिडीज कह सकते हो। तो औद्योगिक रियायतें उस समय जो 1956 में नीति बनाई गई थी, उसकी एक और विशेषता रखी गई थी, औद्योगिक रियायतें। तो देश के पिछड़े वर्गों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए निजी उद्यमियों व कई प्रकार की रियायतें प्रदान, मतलब निजी उद्यमियों को कई प्रकार की रियायतें प्रदान की गई थी। मतलब कि जो इसकी ये बताया गया कि इसमें कि जो पिछड़े वर्ग के एरिया थे या फिर पिछड़े वर्ग के जो पिछड़े स्थान थे, वहाँ पर अगर कोई उद्यमी अपने उद्योगों की स्थापना करता तो उसको कुछ छूट जाएगी। और छूट देखते क्या क्या थी। पहला था कर अवकाश। इससे अभिप्राय कि कुछ समय के लिए कर को माफ़ कर दिया गया। मतलब कि सरकार के द्वारा क्या होगा कि अगर कोई उद्यमी एक पिछड़े एरिया में जाके इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करता है तो उस पर जो टैक्स लगेगा, उसको टैक्स को क्या कर दिया गया था, उसको माफ़ कर दिया गया था, या फिर उसको कुछ समय के लिए क्या होता है, उसको माफ़ कर दिया गया था। और दूसरा क्या था कि सरकार द्वारा निजी उद्यमियों को कम रियायती दरों पर बिजली की पूर्ति की जाएगी। और उस एरिया में जो एंटरप्रेन्योर जो इंडस्ट्री अपने स्टेबलाइज करेगा, उसको जो बिजली होगी, जिस रेट पे बिजली सबको दी जाती है, वहाँ पर उसको जाएगी उससे कम रेट पे उसको बिजली प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये इसी के पॉइंट्स हैं। अतः औद्योगिक रियायत का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करना था। और उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है, ये आपका नया टॉपिक है। वो जो आपका पिछला जो क्वेश्चन था वो बस वहीं तक था, ये आपका नया टॉपिक है। उद्योगों का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है, छोटे पैमाने के उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग। ये आपके बेसिकली कभी एक एक दो नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल सा, जैसे कि आप इसको कह सकते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब जो बहुत ही छोटे लेवल पे, और जो बड़े पैमाने पर उनका एग्जाम्पल बता सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इसमें। तो यहाँ पर कह रहा है कि छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषताएं बताइए। ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषता बताइए कि जो छोटे पैमाने मतलब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, एक जो ऐसे इंडस्ट्री जो जिसका लेवल का काफ़ी छोटा हो। ठीक है, तो उसकी विशेषता में बताने की उसकी विशेषता क्या होगी। तो पहली जो इसकी विशेषता है, छोटे पैमाने के उद्योगों का रोजगार परक होना, कि जो छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो कहने की रोजगार परक होते हैं। परक का मतलब कि वो भी रोजगार देने का काम करते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल पे करते हैं। ये सिंपल सा इसका पॉइंट है। ठीक है, तो छोटे पैमाने के उद्योग सामान्यतः श्रम पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये आप देखो बेसिकली लाइन बताई गई कि जो छोटे पैमाने के जो छोटे लेवल के जो इंडस्ट्री होते हैं वो कहीं न कहीं श्रम पर आधारित होते हैं। श्रम का मतलब उसमें ज़्यादा वो मेहनत पर आधारित होते हैं। जबकि बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी पर आधारित होते हैं, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने के लिए छोटे पैमाने के उद्योग पूंजी की अपेक्षा श्रम को अधिक प्रयोग करते हैं। सिंपल सा है कि अगर आपको जैसे कोई छोटी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसे प्रोडक्शन करना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा श्रम का इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि वो श्रम पर आधारित होता है। और इसके कंपेयर में जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है, अगर उन्हें ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करना है तो वो क्या करेंगे, टेक्निक्स को, मतलब जो मॉडर्न जो टेक्निक होती है उनका इस्तेमाल करेंगी या मशीनरी का यूज़ करेगी। इसके विपरीत बड़े पैमाने के उद्योग श्रम की अपेक्षा पूंजी का अधिक प्रयोग करते हैं। सिंपल सा है। तो पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता है छोटे पैमाने के उद्योगों का समानता परक होना। हाँ, तो ये जो छोटे पैमाने का उद्योग होती है समानता परक होते हैं। समानता का मतलब बिल्कुल इक्वलिटी जैसी होती है इसमें। बड़े पैमाने के उद्योग को कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित किया जाता है। तो सिंपल सा मतलब कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है तो वो ऐसी जगह स्टेबलाइज होती हैं जहाँ पर उनके लिए रॉ मटेरियल का अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि आप अगर एग्जांपल की बात करें, मैं जो बिजली डिपार्टमेंट है बेसिकली जो दिल्ली का, वो हमारे यमुना जो है उसके आसपास स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी का सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, उद्योग को कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित किया जाता है, क्योंकि इन्हें कच्चा माल की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है तथा इन्हें दूसरी जगह से लाने में परिवहन की लागत बहुत बढ़ जाती है। सिंपल से अगर आप एक बड़ी इंडस्ट्री को दूसरी जगह इस्टेब्लिश करोगे तो वहाँ पर एक जगह जो लागत आएगी ले जाने की, जो परिवहन जो लागत, ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट आएगी वो काफ़ी महंगी पड़ेगी। इसके विपरीत छोटे पैमाने के उद्योगों के स्थानांतरण में कोई समस्या नहीं होती, अतः ये उद्योगों का समानतापरक होते हैं। और इसकी नेक्स्ट जो विशेषता है, छोटे पैमाने के उद्योगों का साम्य परक होना। बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग
उद्योगों को कम मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। सिंपल से अगर आप छोटी मोटी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक हाई अमाउंट की आवश्यकता नहीं होती। सिंपल एक छोटे मोटे अमाउंट में भी हो जाता है, क्योंकि कम निवेश करने पर शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता। सिंपल सा कि अगर आप एक छोटी इंडस्ट्री चला रहे हो, ठीक है, तो उसमें कम अमाउंट होता है। अब कम अमाउंट का मतलब जो आप उस जो इंडस्ट्री होगी उसकी अथॉरिटी आपके पास पूरी होगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर निवेश करने पर शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता। केंद्रीकरण का मतलब कि जो आपकी अथॉरिटी होती है वो हर एक लेवल पर डिवाइड नहीं होती है। इसके विपरीत बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। मतलब उनकी जो पावर होती है वो ऑटोमेटिक क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है काफ़ी समूहों में। ठीक है, तो ये जो हमारी फर्स्ट वीडियो यहीं तक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो आपको चीज़ें नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछें। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।